ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं. सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थ्रेशोल्ड लिमिट कैन बी 40 lakhs और 20 lakhs और 10 lakhs. सो 40 लाख कहाँ पर होती है? सो 40 lakhs की लिमिट हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंड करिए कि आप जब बिजनेस करते हैं ना, तो यू कैन डू आइदर ऑफ थ्री थिंग्स. नंबर वन, सेल ऑफ गुड्स. सेकेंड, प्रोविजन ऑफ सर्विस. एंड थर्ड, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. है ना, मतलब आप गुड्स बेच सकते हो या सर्विस बेच सकते हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेच सकते हो. तो मान लीजिए कि आप पहले कैटेगरी में गुड्स बेचते हैं, सो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, अगर आप सिर्फ गुड्स बेचते हो ना, तो उस केस में आपके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है ना, वो 40 लाख है. नॉर्मल केसेस में 40 लाख है. मतलब मान लीजिए कि मैं मुंबई में बिजनेस कर रहा हूँ और गुड्स सेल करता हूँ. से फॉर एग्जांपल मैं बुक्स बेचता हूँ या मोबाइल बेचता हूँ. ठीक है, तो मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो 40 लाख है. 40 लाख से कम अगर मेरा टर्नओवर है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक बार 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 30 दिन के अंदर. ओके, 30 days फ्रॉम सच क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 40 lakhs. ये रूल है, राइट. नाउ अगर आप गुड्स बेचते हो ना, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? अगर वो स्टेट्स हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ठीक है, सो अगर ये स्टेट्स में अगर आप सेल कर रहे हो ना, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इन स्टेट्स में होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब आपका जो बिजनेस है, ऑफिस है, वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में है, MMNT. तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 lakhs. मतलब कि 10 lakhs का टर्नओवर क्रॉस होगा, एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, जो नीचे दिए हुए स्टेट्स है ना, वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs रहेगा. वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पुदुचेरी एंड सिक्किम. मतलब अगर आप यहां पर बिजनेस कर रहे हो, राइट, सो और सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो 20 lakhs इज द थ्रेशोल्ड लिमिट. ठीक है, शॉर्ट में करते हैं. इन नॉर्मल केसेस एक्सक्लूसिवली सेल ऑफ गुड्स इज थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 lakhs. ठीक है, अगर आपका जो सेल है, बिजनेस है, जो है ऑफिस जहां पर है, जहां से सेल कर रहे हो, दैट इज MMNT. ठीक है, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 lakhs. लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन स्टेट्स में, ठीक है, तो देन थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 lakhs. वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पुदुचेरी एंड सिक्किम. ठीक है, अच्छा, ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई व्हेन यू आर सेलिंग एक्सक्लूसिवली गुड्स. ओके, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप नोटिफाइड गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव गुड्स के अलावा बाकी सारी चीजें, ठीक है, तो उस केस में ना आपकी नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नहीं होगी, वो कितनी होगी? 20 लाख होगी. ठीक है, लेकिन अगर आप MMNT में बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख ही रहेगी, राइट. लास्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर नोटिफाइड गुड्स क्या है? अगर मैं नोटिफाइड गुड्स सेल कर रहा हूं तो नोटिफाइड गुड्स का मतलब क्या है? सो नोटिफाइड गुड्स का मतलब है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको एंड सब्स्टिट्यूट्स. मतलब अगर आप इन चीजों को बेच रहे हो ना, तो थ्रेशोल्ड लिमिट, इवन दो ये गुड्स हैं, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नहीं है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs है, राइट. नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर थ्रेशोल्ड लिमिट आप 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख की बात करते हो, तो वो टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर हम क्या माने? तो याद रखिए, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है कि जो भी आपका आउटवर्ड सेल्स है, ठीक है, जो भी आप सेल कर रहे हो, भले वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सेल कर रहे हो या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेल कर रहे हो, जो टोटल आपका सेल्स है वो कंसिडर होगा. इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी कंसिडर होगी. मतलब जिस पर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग की रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो आपने सेल किया है वो भी कंसिडर करना है. अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी कंसिडर करना है. एंड लास्टली, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, मतलब क्या हो गया? बेसिकली ये क्या है? दिस इज स्टॉक ट्रांसफर, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर. एक शहर से दूसरे शहर में आप अपने स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है, लेकिन सिंस स्टेट सेपरेट है, तो आपका GST नंबर दो अलग अलग होगा. से फॉर एग्जांपल, आप मुंबई से गुजरात में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, सेल नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर है, तो भी वो फॉर द पर्पस ऑफ
एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन वो कंसिडर होगा। मतलब ये सारी जो टोटल चीजें सेल स्टॉक ट्रांसफर ऐड कर दें और अगर वो 40 लाख से ऊपर है तो उस केस में एक बंदा जो कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, राइट, कि थ्रेशोल्ड लिमिट कब 40 लाख होती है। अभी मैं बात करता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ या दिल्ली में हूँ और मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूँ, तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख ही रहने वाली है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, नॉट नोटिफाइड गुड्स, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा भी कोई मतलब बंदे होंगे, लोग होंगे जिस पर मतलब ये रजिस्ट्रेशन की का कंपल्शन है ही नहीं, मतलब हमको थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह देखना ही नहीं है ना। सो इट इज देयर। अगर आप जो चीज सेल कर रहे हो ना, जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता है, देन आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली फार्मर्स, तो फार्मर्स से जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है, सो फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि फार्मर्स से जो परचेज करते हैं ना कुछ स्पेसिफिक चीजें, है ना, जैसे कि कैश्यू नट्स, ठीक है, तो कैश्यू नट्स, काजू, ठीक है, तो उस केस में जो बंदा उनसे परचेज करता है ना, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन आरसीएम बेसिस। लेकिन अभी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन का कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। तो सेकंड इज फार्मर एंड थर्ड पर्सन इज एनी पर्सन हु सप्लाईज आर कवर्ड अंडर आरसीएम, जैसे कि एडवोकेट, है ना। सो एडवोकेट हो गया, या फिर ऐसा बंदा हो गया जो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि दे आर इनटू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, ठीक है, तो दे आर आल्सो कवर्ड अंडर आरसीएम। और एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, तो आरसीएम का एक सेपरेट लेक्चर होगा, तो वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे। सो बट आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर आप जो सेल कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो वो आरसीएम के अंतर्गत आती है, इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपके ऊपर लाइबिलिटी भी नहीं है बेसिकली कि आप जीएसटी कलेक्ट करो अपने इनवॉइस में, है ना। सामने वाला बंदा जो आपसे गुड्स परचेज करेगा या सर्विसेज परचेज करेगा वो आरसीएम के अंतर्गत गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। सो आपके लिए, एडवोकेट के लिए या और दूसरे बंदे जो कि आरसीएम में कवर होते हैं, उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर रजिस्ट्रेशन कब कराना है। ओके, सो मैं जैसे कहता हूं कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए आपकी 40 लाख है ड्यूरिंग द ईयर। 40 लाख कैसे हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया से इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई तक आते आते आपका जो टर्नओवर है ना वो 38 लाख क्रॉस हो गया, से फॉर एग्जांपल 38 लाख। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी 8 महीने और बचे हुए हैं, 4 ही महीने कवर हुए हैं और आपका इजीली जो है जो रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाओगे। सो यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड। एग्जांपल, एक कंसल्टेंट से आप डिस्कस करिए, उनको डिटेल्स दे दो सारे, राइट। सो लेकिन लॉ क्या बोलता है कि जिस दिन 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर, है ना, आपको कंपलसरीली रजिस्टर हो जाना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक है। लेकिन आइडियली आपको 30 दिन रुकना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए, आपको मालूम है कि यार 40 लाख क्रॉस होने वाला है, तो इमीडिएटली आप जो है यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, क्योंकि देन आप जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आप अपने इनवॉइसेस में जीएसटीएन नंबर डाल पाएंगे अपना। दिस इज द थिंग, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, याद रखिएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो मैंने आपको राजस्थान और दिल्ली वाला एग्जांपल बताया था कि राजस्थान में उस बंदे की शॉप है, ठीक है, वो राजस्थान के ट्रेडिशनल क्लोथ बेचता है और दिल्ली में सिर्फ 2 महीने के लिए वो स्टॉल लगाने आया है। सो दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। और एनआरआई मतलब आउट ऑफ इंडिया से आए हैं और यहाँ इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको 30 दिन वाला कंसेप्ट नहीं है। इन दोनों के लिए क्या है कि बिजनेस चालू करने से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो दिस इज द रूल। नाउ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं ना, तो हमको अपने इनवॉइस में इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना पड़ता है, आईजीएसटी, ठीक है। और जब आप सेम स्टेट में सेल करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बे से
पूना सेल करता हूँ, या बॉम्बे से आगरा सेल, बॉम्बे से पूना सेल करता हूँ, ये महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हो गया। देन मैं बॉम्बे से नासिक सेल करता हूँ, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। तो सेम स्टेट में, तो उस केस में जो इनवॉइस में जीएसटी लगेगा वो लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल दिल्ली, सो उस केस में क्या होगा, एसजीएसटी की जगह इंट्रा स्टेट सेल्स में क्या लगेगा, इट विल बी यूजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है। सो बात ये होती है कि भाई इतने सारे एक्ट्स हैं, है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है, स्टेट जीएसटी भी है, सेंट्रल जीएसटी भी है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी है। सो हमको क्या सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने हैं क्या? सो आंसर है नहीं। आपको ना हर स्टेट में जहां आप बिजनेस कर रहे हो वहां का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट? सो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलाइक सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी जो पहले हुआ करता था अर्स्टवाइल लॉ जुलाई 2017 से पहले, वहां पर देयर वाज अ सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर जहां जहां आप बिजनेस कर रहे हो आपका स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, लेकिन ये सारे एक्ट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि मैं अगर महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास ना एक महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर होना चाहिए। महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर विल स्टार्ट विद 27, स्टेट कोड इज 27 फॉर महाराष्ट्र। ठीक है। सो वहां पर जब मैं महाराष्ट्र से सेल करूंगा ना, विद इन महाराष्ट्र सेल करूंगा, तो मैं एसजीएसटी सीजीएसटी लगा दूंगा। इनवॉइस में मुझे सेम रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करना है। अगर मैं महाराष्ट्र से गुजरात में सेल करता हूं तो मैं अपने इनवॉइस में आईजीएसटी लगा दूंगा। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग लेने की जरूरत नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन विल डू। द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्टेड विद 27, राइट? लेकिन अब मान लीजिए कि मैं एक नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल गुजरात में। ठीक है। गुजरात में मैंने अपना एक वेयरहाउस बना दिया या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया, तो वहां पर मुझे सेपरेटली, दूसरा स्टेट हो गया तो मुझे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड again, in the case of Gujarat, the state code is 24, so the GST registration will start with 24, right? So in short, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूजीएसटी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नाउ वही आगे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड। ठीक है। registration required in each state from where supply is made, no centralized registration, right? Next is multiple business vertical in a state. Now ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि एक जीएसटीएन का जो फॉर्मेट होता है ना, ये मैंने एक जीएसटीएन का फॉर्मेट लिख के दिया है। सो 15 डिजिट जीएसटीएन नंबर होता है। ओके। सो जो शुरू के 2 स्टेट्स जो कोड होते हैं ना, दैट इज स्टेट कोड। ठीक है। इट विल बी न्यूमेरिकल। सो शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड, महाराष्ट्र है तो ये 27 होगा, गुजरात है तो ये 24 होगा। ओके। नाउ अगला जो 10 डिजिट है ना, ये परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, इनकम टैक्स का पैन नंबर होगा। ओके। सो ये होगा मेरे शुरू के 12 डिजिट, 2 + 10। ओके। देन 13 डिजिट विल बी द एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन अ स्टेट। सो ये क्या है कि जब आप किसी भी स्टेट में पहला रजिस्ट्रेशन कराते हो, से फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराया अपने बिजनेस का, सो उसका जो 13th लेटर होगा ना, इट विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि आपका उस स्टेट में पहला रजिस्ट्रेशन है। लेकिन मान लीजिए कि बाद में थोड़े टाइम के बाद, 2 साल के बाद ना, आप एक नया वर्टिकल ओपन करते हो और आप चाहते हो कि इसका ना हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले और उसका ऑल टुगेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग सब अलग रखें। ठीक है। बिकॉज इट इज ऑल टुगेदर सेपरेट बिजनेस। ठीक है। सो जो सेकंड बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, सो वहां पर क्या होगा कि शुरू के 12 डिजिट तो सेम होंगे क्योंकि स्टेट सेम है, देन पैन नंबर सेम है, लेकिन सिंस ये सेकंड रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट में, तो इट विल बी 2 देन। ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली अगर तीसरा रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 3। ठीक है। सो 13th डिजिट ऑफ अ जीएसटी नंबर शोज कि आपका ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नॉर्मली कैसा होता है, लोग एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ही कराते हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज जेड। ठीक है। ये हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो 14 डिजिट होगा ना, इट विल ऑलवेज बी जेड। एंड 15th डिजिट इज अ चेक सम डिजिट, सो इट कैन बी एनीथिंग 0 to 9, इट कैन बी एनीथिंग। सो मुझे आपको ये जो एक्सप्लेन करना था अभी, वो 13 डिजिट के बारे में था। सो क्या था ये कि भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं
एक सेपरेट वर्टिकल ओपन करता हूं तो मैं उसका जीएसटी नंबर सेपरेट ले सकता हूं. Multiple business verticals in a state may opt for separate GST registration for each business vertical, है ना. जैसे कि मेरा जो पहला बिजनेस था वो मैंने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का था. अब सेकंड मैंने बिजनेस डाला ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस है. वहां मैंने डाला कि से मैं कोक की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ. एक तीसरा मैंने वर्टिकल डाल दिया. मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर वाटर को प्योरीफाई करके उसको बॉटल्स में पैक करके बेचूंगा. ठीक है, ये तीसरा मेरा वर्टिकल हो गया. सो अगर आप चाहते हो कि हर एक वर्टिकल के लिए आपका अलग रजिस्ट्रेशन हो सेम स्टेट में, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट. गवर्नमेंट कैसे रजिस्ट्रेशन देगी उसका? सो पहला जो रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसमें जो 13 डिजिट होगा वो 1 होगा. सेकंड, मैंने क्लॉथ वाले बिजनेस की बात की. फिर सेकंड, अगर जब आप कोक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसमें उसका सेपरेट अगर जीएसटी नंबर लेते हो तो इट विल स्टार्ट विद 2. आप वाटर प्योरीफाइंग फैक्ट्री डालते हो, उसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं क्योंकि वो सेपरेट एक आपका सेपरेट वर्टिकल है. सो इट कैन बी देन 3 हियर. सो दिस इज पॉसिबल, राइट.